Hola meus amigos, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to talk about D2 visa which is also known as entrepreneur visa. तो इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाली हूँ. अगर मैं हिंदी में ज़्यादा बोल रही हूँ तो मैं आपको इंग्लिश में सबटाइटल या टेक्स्ट ज़रूर प्रोवाइड करूँगी ताकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए यूज़फुल हो. तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि D2 वीज़ा है क्या, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं. तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि मैंने नाम बताया कि D2 वीज़ा को एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी कहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको हेल्प करता है पोर्चुगल में. तो अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप इन सब सिचुएशन में D2 वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं. और ये उन सभी कंट्रीज़ के लिए है जो यूरोपियन यूनियन में नहीं आते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में नहीं आते हैं और स्विस नेशनल्स में नहीं आते हैं. तो इनको छोड़ कर के सभी कंट्रीज़ इस वीज़ा को अप्लाई कर सकती हैं. तो अब हम देख लेते हैं कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कैसे. तो जो लोग बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं अपना पोर्चुगल में, या ऑलरेडी आपका किसी कंट्री में बिज़नेस चल रहा है, आप उसको रिलोकेट करना चाहते हैं पोर्चुगल में. और बिज़नेस की जब बात की जाती है तो वो इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता है. मतलब कुछ ऐसा भी नहीं कि एक बहुत ही अनोखा सोचना है आइडिया. इनोवेटिव का मतलब ये है कि अगर यहाँ पोर्चुगल के लिए, पोर्चुगल पब्लिक के लिए, यहाँ इस मार्केट के लिए और ऑल्सो इंटरनेशनली यूरोपियन इस मार्केट के लिए नया हो तो अच्छा है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक इंडियन कपल है जो यूएस में रहते थे काफ़ी सालों से. उनने अभी यहाँ पर आकर के अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है. अब उनका आइडिया ये है कि वो वीगन वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करते हैं और फ्रेश फ्रूट प्रोवाइड करते हैं. ये उनका मेन विज़न है. तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे लोग वीगन और वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो एक और ऑप्शन होगा. तो ये एक अच्छी बात है यहाँ के लिए. दूसरा है कि फ्रेश फूड. जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऑलरेडी खाना हाफ़ प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि हम मेन्यू देखते हैं उसमें से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो हाफ़ प्रिपेयर्ड होता है. तो उनका ये है कि वो फ्रेश फूड प्रोवाइड करते हैं. तो आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना है और फिर आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग एकदम फ्रेश फूड प्रोवाइड होगा. तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है. तो इस तरीके से उनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, उन्होंने यहाँ पर रिलोकेट किया. तो आइडिया भी अच्छा था और होपफुली आई विश कि वो उनका बिज़नेस अच्छा सा जाए. तो ऐसे ही आइडियाज़ आप लेकर के आ सकते हैं. और एक और इनोवेटिव आइडिया ये था जो कि एक पोर्चुगल स्टार्टअप ही है. उन्होंने वीगन पास्टल दे नाता बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर. यहाँ के जो लोग रहते हैं वो वीगन हैं. तो उस केस में पास्टल दे नाता, जो कि पोर्चुगीज़ का फेमस कुलिनरी है, लोग मतलब सब लोग यहाँ पर आते हैं तो पास्टल नाता और कॉफ़ी तो चाहिए. तो उन्होंने वो एक स्टार्ट किया है, एक स्टार्टअप जिसमें वो वीगन बनाते हैं बिना एग के. तो ये भी एक अच्छा आइडिया था. और इसी तरीके से आप भी मतलब कुछ और सोच सकते हैं. ये तो मैं सिर्फ एक रेस्टोरेंट के लिए बता रही हूँ जो मैंने रिसेंटली देखा अभी और लोगों से बात किया तो मुझे पता लगा. लेकिन बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हो सकते हैं जो आपको पोर्चुगीज़ मार्केट के अकॉर्डिंग रिसर्च करके आप उनको यहाँ पर ला सकते हैं और आपको बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा. और इसमें एक चीज़ ये है कि जब आप बिज़नेस यहाँ पर कंपनी कोई अपनी ओपन करते हैं तो उसमें आप इंडिविजुअल भी आ सकते हैं. अगर आपका बिज़नेस आपके बिज़नेस में 4-5 लोगों की ज़रूरत है एज अ पार्टनर, तो आप 5 लोग भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं. सभी को बिज़नेस प्लान के अकॉर्डिंग सभी को वीज़ा प्रोवाइड हो सकता है. गुड पॉइंट ये है इसमें, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है कि गोल्डन वीज़ा की तरह इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना होता है. इसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो कुछ भी नहीं है, मिनिमम कुछ भी इन्होंने नहीं रखा हुआ है. तो वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना आप स्पेंड करने वाले हैं, कितना आपको ज़रूरत होगी उसके लिए. तो इस तरीके से. लेकिन जो एक कैपिटल होता है फर्स्ट मिनिमम ये है कि एटलीस्ट 5,000 यूरो तो होना ही चाहिए. तो जो बिज़नेस प्लान है
उसको आपको यहाँ पर स्टार्ट करने के बिज़नेस कंपनी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर कंपनी खोलें। आप अपनी कंट्री में हैं अगर, तो आपके लिए कंपनी खोलने के लिए आपको यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगा, जो कि लॉयर या रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। वो आपके लिए कंपनी ओपन करेगा और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि अकाउंट ओपन करना होता है, आपको आपकी कंपनी का टैक्स नंबर चाहिए होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होगा। अगर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको अकाउंटेंट चाहिए और लॉयर चाहिए, आपको कैपिटल सबमिट करना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो भी है वो आपका एक पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर कर सकता है। और जो आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे रहे हैं वो अटेस्टेड होना चाहिए, या तो पोर्चुगीज़ एम्बेसी से आपकी कंट्री में, या फिर मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से होना चाहिए। और दूसरा यह है कि आपका जो अपना बिज़नेस प्लान है, आप डिपेंड करता है वो कैसा है, क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये है कि आप सबसे पहले अपनी कंट्री में जो भी पोर्चुगीज़ एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर उनको लगता है कि बिज़नेस की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, उसको अप्रूवल चाहिए होगा IAPMAI से, जो कि एक स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, तो वो आपके बिज़नेस प्लान को, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करते हैं और उनको लगता है कि ये बिज़नेस चल सकता है, इनोवेटिव है, अच्छा है, और आपका प्लान सब कुछ, आपका जो फाइनेंशियल है, मतलब अपने पूरा सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे कैसे आप उसके साथ में आगे जाने वाले हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो अप्रूव करते हैं। और उनके अप्रूवल के बाद में यहाँ पर जो SAF है, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सर्विसेज, वो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करती है। पूरा वेरीफाई अप्रूवल करने के बाद में आपके एम्बेसी को वो प्रोवाइड करती है अप्रूवल, और एम्बेसी की भी अपनी क्वायरी हो सकती है। तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जैसे कि पासपोर्ट है आपका 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, और आपका फ़ोटोग्राफ चाहिए, वीज़ा फॉर्म चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें जो सभी वीज़ा के लिए चाहिए होती हैं वो तो चाहिए ही। इसमें मैं आपको मेन जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके वीज़ा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फ़ंड, क्या फ़ंड कितना शो कर रहे हैं। वो एक बिज़नेस के लिए नहीं है, लेकिन आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए है कि आप इंडिविजुअल अगर जा रहे हैं तो जब तक आप बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं तब तक आप कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप एक सिंगल पर्सन है, 4-5 पर्सन नहीं जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल पर्सन जा रहे हैं, तो आपको शो करना होगा 8,460 यूरोज़, लगभग लाइक जो बेसिक मंथली सैलरी है उसका पूरा 1 ईयर का जो अमाउंट बनता है वो आपको शो करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि 1 ईयर में कितना स्टार्टिंग फीस होता है, तो उसमें सर्वाइवल के लिए आपको वो शो करना होता है। अगर आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर के जा रहे हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड साथ में है, तो उनका जो बेसिक सैलरी है, जो मिनिमम वेज है, उसका 50% यानी कि 4,230 यूरोज़ आपको शो करना होगा। फिर उसके बाद अगर आपके चाइल्ड है जो कि 18 से कम है, तो उस केस में आपको उसका 30% ऑफ सैलरी का, यानी कि 1 साल का 2,538 यूरो लगभग आपको शो करना होगा। और फिर आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको वो मिनिमम वेज चेक करते रहना है, क्योंकि मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग ही वो पूरा ईयरली होएगा। तो आप जब अपना बिजनेस प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे पूरा सारा SOP अपना, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ये बतानी होगी कि आपने पोर्चुगल को क्यों चूज़ किया। तो उसमें से बड़ा रीज़न तो काफ़ी सारे लोग यही देते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, सनी पोर्चुगल है, बहुत विंटर में अपना बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती है। और दूसरा कहते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है, बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश होती है। तो हाँ, ये पॉइंट्स तो है ही, लेकिन आपको इसके आगे जाकर भी बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारा रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च करके अपना प्लान अच्छे से शो करना होगा, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों इस वीज़ा को मिलने के लिए। तो ये एक एडवाइस है आपके प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए।
तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, आपने वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है और आपको मैं बता दूं कि ये वीज़ा आपको 120 डेज़ के लिए मिलता है और उसमें मल्टी एंट्री होता है। तो वो 120 डेज़ में आप 120 डेज़ के अंदर आपको सेफ का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है। तो इस वीज़ा में और वीज़ाज़ की तरह बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होता है, आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाता है सेफ में। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो वो फिर आपका जो फर्स्ट कार्ड मिल जाता है आपको, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, वो आपका वैलिड होता है 2 इयर्स के लिए और फिर आपको जब आप उसको रिन्यू करते हैं तो वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए रिन्यू हो जाता है। तो ये प्रोसीजर है। और आपको कितना टाइम लगेगा वो वीज़ा मिलने के लिए, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं और पोर्चुगीज़ एम्बेसी के पास में कितना वर्कलोड है। तो लगभग 2-3 मंथ्स। अब हम देख लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हालांकि अगर आपने प्लान कर लिया, आपने सोच लिया है ऑलरेडी कि आप पोर्चुगल में बिज़नेस ओपन कर रहे हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा क्या बेनिफिट्स हैं। और अगर आप अभी तक ये कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री में हमें जाना चाहिए, तो उसके लिए ये बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो बेनिफिट्स ये हैं कि क्योंकि पोर्चुगल शेंगन कंट्रीज़ में आता है तो आपका सारी शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना इजी हो जाता है। वो ट्रैवल आपका लेजर के लिए हो सकता है या फिर बिज़नेस के लिए भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो और कंट्रीज़ के लिए भी आपका बिज़नेस आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं। दूसरा है कि अगर आप आ रहे हैं और तो फिर आगे आप अपनी फैमिली को अगर यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं तो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के थ्रू आप उनको भी यहाँ पर बुला सकते हैं। और अगर आपका चाइल्ड अगर 18 से कम है तो आप उनको भी बुला सकते हैं। उसके बाद आप हैं यहाँ पर नॉन हैबिचुअल रेजिडेंस NHR जिसको कहते हैं, उसके टैक्स इंसेंटिव्स को एंजॉय कर सकते हैं अगर आपके पास ये वीज़ा है। और अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं व्हाट इज़ NHR। और एक बार आपको जब यहाँ पर आने के बाद टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो आप पोर्चुगीज़ रेजिडेंसी के और सारे फ़ायदे उठा सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया। तो एज ए सिटीज़न आप सारे जो भी रेजिडेंसी के लिए जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको मिल सकते हैं। एक बार आपने बिज़नेस सेटअप कर लिया और आपने टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड ले लिया तो आपके 5 to 6 इयर्स के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को एक बार समरी बता देती हूँ आपको फटाफट से कि आपको क्या क्या स्टेप लेना है। अगर आप इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सभी स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो मैं फटाफट से आपको ये बता देती हूँ वीडियो एंड करने से पहले। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, अपना एक बिज़नेस प्लान डेवलप करना है और बिज़नेस प्लान के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखना है और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है, वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है जो ऑलरेडी मैंने स्पेसिफाई किए हैं, कुछ और भी डॉक्यूमेंट जो हैं आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सब आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है। फिर आपकी जो नियरेस्ट पोर्चुगीज़ एम्बेसी है वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है और आपकी बिज़नेस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि IAPMEI के थ्रू भी आपका बिज़नेस अप्रूव हो, तो आपको उनके साथ भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। और फिर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, इंटरव्यू अटेंड करेंगे। जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा तो उसके बाद में जब आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होएगा और फिर आपको अगर वीज़ा मिल जाता है, उसका जो टाइम है वो डिपेंड करता है पोर्चुगीज़ एम्बेसी के ऊपर, आपकी कंट्री में उनके पास कितना वर्कलोड है। तो ये था D2 वीज़ा के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आपने अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए, आपके कोई डाउट्स है, आपके कोई क्वेश्चन है, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है या आप यहाँ पर हैं तो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।